गाइस यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में कैसे वर्क करती है और देखेंगे कि URL का स्ट्रक्चर और हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर और जो हमारी वेबसाइट होती है उसके फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बिना किसी देरी से मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट होती है वो कैसे वर्क करती है और जानेंगे कुछ बेसिक्स वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब और अ लोकल वेबसाइट। बेसिकली आपका जो वेब ब्राउज़र है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसके मदद से हम जो है वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते, चाहे वो वेबसाइट किसी सर्वर पे होस्ट हो या फिर वो आपके डिवाइस के अंदर लोकली सेव हो। और यहाँ पर आप नीचे देखते हैं वेब ब्राउजर इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट ब्राउजर और जस्ट अ ब्राउजर। और ये जो हमारा वेब ब्राउजर है उसे हम इंटरनेट ब्राउजर या फिर जस्ट ब्राउजर बोला सकते हैं। और यहाँ पर आप नोटिस करना द मेन पर्पज ऑफ अ वेब ब्राउजर इज टू फेच कंटेंट फ्रॉम सर्वर और फ्रॉम अ लोकल स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्प्ले इट ऑन यूजर्स डिवाइस। तो बेसिकली ये था सेकेंड डेफिनेशन ब्राउजर के बारे में जो हमने ऊपर डिस्कस किया, उसी को यहाँ पर जो है वो लॉन्ग फॉर्म में बताया गया है। और यहाँ पर अगर हम ब्राउजर्स के एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर हमारा क्रोम ब्राउजर है, सफारी है और मोजिला की तरफ से फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एज है और यहाँ पर ओपेरा मिनी है। अगर बात करें सबसे बेस्ट ब्राउजर की तो मुझे तो लगता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का एज। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ब्राउजर है क्रोम को डाउनलोड करने के लिए। मजाक को रखते साइड में, बढ़ते आगे। अब हम देखेंगे कि हाउ रिक्वेस्ट वर्क्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे वर्क करती है। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्लाइंट साइड देखते हैं। जब आप चाहते हो कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करना तो आप वहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है वो वेब ब्राउज़र को ओपन कर लोगे। और जब आप वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे और आपका जो ब्राउज़र है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो हम उसे जो है वो क्लाइंट साइड बुलाते हैं। जो सर्वर साइड होता है वो बेसिकली जहाँ पर हमारी वेबसाइट होस्ट हुई होती है उसे जो है वो हम सर्वर साइड कहते हैं। आप देखते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती है। जब आप अपने पीसी में ब्राउज़र को ओपन करते हो और अगर आप उस ब्राउज़र पे सर्च करते हो www.youtube.com, तब आप क्या करते हो और जैसे आप एंटर करते हो ना तब आप ब्राउज़र से जो है वो सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो कि भाई मुझे जो है वो www.youtube.com वेबसाइट चाहिए। तो आपका जो ये सर्वर है ये क्या करेगा, बेसिकली ये देखेगा कि मेरे पास www.youtube.com नाम से कोई वेबसाइट अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर है तो भी ये HTTP रिस्पॉन्स आपको भेजेगा, अगर नहीं है तो भी ये HTTP रिस्पॉन्स आपको जो है वो भेजेगा। अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे हम HTTP के बारे में जानेंगे। बेसिकली आपका जो HTTP होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये एक बेसिक सा प्रोटोकॉल होता है। ये जो HTTP रिस्पॉन्स है ये आपको सर्वर साइड की तरफ से क्लाइंट साइड के ऊपर मिलता है। अब बात करते हैं कि जो आपने वेबसाइट रिक्वेस्ट की थी वो आपको सर्वर को जो है वो मिल चुके हैं। तब ये क्या करेगा, ये जो हमारा सर्वर है वो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो ना 200 HTTP रिस्पॉन्स कोड आपके ब्राउज़र को भेजेगा, क्लाइंट साइड की तरफ भेजेगा, बताएगा कि हाँ भाई मुझे www.youtube.com जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसकी फाइल्स मेरे सर्वर के अंदर अवेलेबल है तो मैं आपको वो भेज रहा हूँ। तब ये जब हमारा स्टेटस कोड 200 होगा यानी कि ओके होगा तब हमें जो है वो सर्वर की तरफ से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल मिल जाएगी और हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपके जो सर्वर है उसको अगर ये जो आपने रिक्वेस्ट की URL है वो अगर नहीं मिलती है तो ये क्या करेगा, आपको जो है वो 404 HTTP रिस्पॉन्स कोड भेजेगा। यानी कि ये क्या कहेगा कि भाई साहब मेरे पास जो आपने रिक्वेस्ट की हुई URL ना वो उसके फाइल्स तो मेरे पास नहीं है। तो ये क्या करेगा 404 एरर भेज देगा और आपको जो है वो कुछ इस तरीके का एरर मिल जाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल का पेज 404 पेज, यहाँ पर दिखाया है कि द रिक्वेस्टेड URL नॉट फाउंड। तो कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में वर्क करती है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर HTTP स्टेटस कोड्स। बेसिकली यहाँ पर आपने नोटिस किया
यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर की तरफ और सर्वर से हमें जो है वो HTTP के रूप में रिस्पॉन्स मिलता है, उसी को हम यहाँ पर नोटिस करने वाले हैं कि हमारा जो HTTP स्टेटस कोड से वो क्या होते हैं। बेसिकली HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड indicates whether a specific HTTP request has been successfully completed. Responses are grouped in 5 classes. जो हमारा पहला है वो है informational responses जो कि 100 और 199 के बीच में आता है, और जो हमारा सेकेंड है वो है सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस जो हमारा 200 to 299 के बीच में आता है। जो हमारा थर्ड वन है वो है रीडायरेक्शन मैसेजेस जो कि हमारा 300 और 399 के बीच में आता है, और उसके बाद आता है हमारा क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। बेसिकली ये आपको जो है वो 400 to 499 के बीच में आता है, और उसके बाद हमारा आता है सर्वर एरर रिस्पॉन्सेस और ये हमारा 500 to 599 के बीच में आता है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप किसी भी साइट पे कोई फॉर्म फिलअप करके भेज रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो आपको जो है वहाँ पर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा जिसका कि स्टेटस कोड होगा 200 to 299 के बीच में। अब बात करते हैं क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स के बारे में। अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और वहाँ पर जो है वो एक ये है, क्या कहते हैं, अपना नंबर का इनपुट है और वहाँ पर आपने जो है वो टेक्स्ट डाला है और आप सेंड कर रहे हो, तो वो जो हमारा एरर है वो हमें सर्वर की साइड से 400 to 499 के बीच में आता है और वो एक क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स कहलाता है। और सर्वर एरर रिस्पॉन्स मतलब सर्वर जो है वो बीमार पड़ गया है, और अगर आपका जो सर्वर बीमार पड़ जाता है तब आपको जो है वो सर्वर एरर रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए URL के बारे में। बेसिकली URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब। अगर आप नोटिस करोगे इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेबसाइट्स हैं ना, उन सब का जो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो यूनिक है, मतलब कि डिफरेंट है। और अगर हम URL का स्ट्रक्चर देखें तो आप नोटिस करना यहाँ पर https://www.youtube.com/techhomekar, और यहाँ पर जो हमारा HTTPS है ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, और यहाँ पर HTTPS का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यस मतलब सिक्योर। यहाँ पर HTTP भी आता है जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक आता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो हमारे प्रोटोकॉल के बाद में आता है वो होता है हमारा सब डोमेन जो कि है www। अभी फ़िलहाल तो एक ही है सब डोमेन, सारे इंटरनेट पे एक ही यूज़ किया जाता है, अभी तक कोई दूसरा आया नहीं है, बट इन फ्यूचर वो भी जो है वो आ जाएगा शायद से। और जो हमारा सब डोमेन के बाद में आता है वो होता है हमारा रूट डोमेन या फिर हमारा मेन डोमेन, जो कि यहाँ पर मेरे केस में यूट्यूब है। और जो हमारा रूट डोमेन के बाद में आता है ना .com या फिर .in, .org, .co.in, .tech, .io, वो होते हैं हमारे TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन। बेसिकली ये जो हमारा मेन डोमेन मतलब रूट डोमेन और ये जो हमारे TLD है टॉप लेवल डोमेन, इनके मदद से ही हम जो है वो वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। और यहाँ पर जो आप बाद में देखेंगे यहाँ पर लास्ट में जो यहाँ पर दिखा रहा है टेकहोमकर, मेरे केस में ये बेसिकली ऑप्शनल होता है और इसे जो है वो हम पाथ या फिर राउट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, अगर स्टैटिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जानने से पहले अगर हम जान ले कि स्टैटिक क्या होता है। बेसिकली स्टैटिक एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से लोड किया जाता है और उसमें जो है वो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको उसके अंदर चेंजेस करना है स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, तो आपको जो है वो कोड के अंदर के कंटेंट को आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट है उसके अंदर हम जो है वो डायनेमिकली कंटेंट ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिक वेबसाइट देखने वाले, बेसिक सा स्ट्रक्चर देखेंगे स्टैटिक वेबसाइट और उसको जो है वो हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन बॉडी के साथ। अगर आप नोटिस करोगे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो बोन्स होते हैं ना, जो काम करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर देने का, वही काम वेबसाइट के अंदर हमारा HTML करता है। और यहाँ पर आप देखना ये वाला लड़का कितना सुंदर दिख रहा है, पीली शर्ट में हरी पैंट में, और इसकी सुंदरता को इसके कपड़ों ने
और इसके स्किन ने निहारा है, और वही निहारने का काम हमारे वेबसाइट के अंदर अपना CSS करता है। और यहाँ पर आप जो लड़का देख रहे हो, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा होशियार तो नहीं है, बट इसको जो ब्रेन है वो है, और ये लड़का इस ब्रेन की मदद से जो है वो आगे चलता है, कूदता है, खेलता है, दौड़ता है, या फिर कह लो अपनी डेली लाइफ रूटीन में लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। वही काम हम हमारे वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सा स्ट्रक्चर स्टैटिक वेबसाइट का। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट, फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैटिक वेबसाइट। तो यहाँ पर आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर हमारे पास 2 पेजेस है। एक है हमारे पास मेन पेज और दूसरा है हमारे पास अबाउट का पेज। और अगर आप मेन फोल्डर के अंदर जाओगे उस वेबसाइट के, तो आपको जो है वहाँ पर 2 HTML के फाइल्स मिलेंगे और 2 फोल्डर्स मिलेंगे, CSS फोल्डर नाम से और JS फोल्डर नाम से। बेसिकली JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो आप वहाँ पर नोटिस करना, जो हमारा index.html है, इसके अंदर हमारा जो मेन पेज है उसके सारे कंटेंट्स हम index.html के अंदर स्टोर करेंगे। और जो हमारा about.html है, इसके अंदर हम जो हमारा अबाउट पेज है उसके जो सारे कंटेंट्स है हम इस about.html के अंदर सेव करेंगे। और अगर आपको कोई भी HTML फाइल क्रिएट करनी है तो उसको जो है वो आप सिंपली .html एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो, या फिर आप HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए .htm का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं CSS फोल्डर के बारे में। जो आपका CSS फोल्डर है इसके अंदर आप नोटिस करना, यहाँ पर 2 फाइल आपको मिल जाएगी, एक है styles.css और एक है about.css। और जो हमारी styles.css है ये हेल्प करती है हमारे जो index.html है इसको स्टाइल करने में, और जो हमारी about.html है ये हेल्प करती है हमारे about.html को स्टाइल करने में। और अगर आप CSS फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आप जो है वो .css एक्सटेंशन से इसे जो है वो सिंपली क्रिएट कर सकते हो। और आप बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर के बारे में। बेसिकली यहाँ पर आपको जो है वो 3 फाइल मिलेंगे जावास्क्रिप्ट के, जो कि सेव है .js एक्सटेंशन से। बेसिकली अगर आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करना है तो आपको जो है वो .js एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। और उसके आगे जो नाम से वो आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने मेन रखा है, यहाँ पर अबाउट रखा है, यहाँ पर इंडेक्स रखा है। आप चाहे जो भी आप नाम जो है वो यहाँ पर रख सकते हो। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैटिक वेबसाइट। और गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से एक लाइक दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एट लास्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए ताकि चैनल को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।